हेलो एवरीवन, मैं पूनम वर्मा द नॉलेज अचीवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बढ़िया से कर होंगे। सो स्टूडेंट, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था राज्य से साम्राज्य, जिसमें हमने जाना था मौर्य वंश के बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में, अशोक के बारे में और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, जिसमें चैप्टर का नाम है गांव, शहर और व्यापार और हमारा चैप्टर नंबर है लेसन नंबर 8। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? गांव, शहर और व्यापार, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कृषि के बारे में। हमने पिछले कुछ चैप्टर में हमने कृषि के बारे में पढ़ा है। सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन रहेगा कि कृषि की स्टार्टिंग कब हुई थी, कौन से युग में हुई थी? तो आप सभी को पता है ये स्टार्ट हुआ था नवपाषाण काल में और धीरे धीरे इसका विकास हुआ। धीरे धीरे किसान ने अपना विकास किया है कृषि क्षेत्र में और धीरे धीरे अपनी उपज बढ़ाई है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारे महाद्वीप पर लोहे का प्रयोग हुआ था और इससे क्या क्या प्रभाव पड़ा था। तो लोहे के प्रयोग से प्रभाव पड़ा था कृषि में, कृषि क्षेत्र में सबसे बेस्ट प्रभाव पड़ा था, क्योंकि लोहे के फाल बनाने स्टार्ट कर दिए थे जो हमारे खेतों की उपज को बढ़ाता है। तो इसका काफी अच्छा यूज है हमारी लाइफ में, यानी हमारे उपमहाद्वीप में, यानी हमारे कृषि में। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे उपमहाद्वीप के दक्षिणी और उत्तरी हिस्सों में रहने वाले लोग कौन कौन से थे, क्या क्या कहे जाते थे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं दक्षिण में। दक्षिण कहाँ पड़ता है? अब आप ये सोचेंगे दक्षिण कौन सी साइड है? तो जो हमारा भारत है कुछ ऐसे है, ये दिशाएं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट एंड ये वेस्ट। जो इधर का हिस्सा है वो पड़ता है साउथ में। तो हम इधर के हिस्से की बात करते हैं तो जो साउथ में पड़ता है वहां पे दो तरह के लोग रह जाते थे। जैसे गांव में दो तरह के लोग रहते थे। एक होते थे बड़े भूस्वामी, यानी जिनके पास ज्यादा जमीनें होती थी, और एक होते थे साधारण हलवाई। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बड़े भूस्वामी होते थे उन्हें क्या कहते थे? वेलर लाल। और जो साधारण हलवाई होते थे उन्हें कहते थे भूनवार, भूमिहीन मजदूर, कड़ेसियार और अधिमई। ये उन सबके नाम है। तो अभी हमने कहा था कि दक्षिण में उत्तरी हिस्सों की बात करते हैं, तो ये थे हमारे दक्षिण हिस्सों में जो रहने वाले लोग थे उनके नाम। अब हम बात करते हैं उत्तरी हिस्सों में रहने वाले लोगों के नाम। सो स्टूडेंट्स, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम उत्तरी क्षेत्र के बारे में। अब ये जानते हैं कि उत्तरी क्षेत्र में जो लोग रहते थे उन्हें क्या क्या कहते थे। तो उत्तरी क्षेत्र में जो ग्राम प्रधान है उन्हें क्या कहते थे? उन्हें कहते थे ग्राम भोजक। और इनकी जो पोस्ट थी, इनकी जो रेपुटेशन थी, ये थी अनुवांशिक, मतलब ये पीढ़ी दर पीढ़ी अपने अपने पद पर होते थे। और यहाँ पे किन्हें विशेष अधिकार था कि जो राजा कर वसूलने का काम करते थे तो कभी ने भी वो कार्य दे देते थे, मतलब ये भी गांव में सभी से कर वसूलने का कार्य करते थे। और कभी कभी जो ग्राम प्रधान यानी ग्राम भोजक होते थे ये न्यायाधीश का काम भी करते थे, मतलब किसी में सुलह मशवरा कराना, यानी कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे, जैसे सलाह मशवरा देना या फिर किसी में सुलह करवाना, लड़ाई झगड़े को निपटाना, इन सब पे काम भी ये करते थे। तो ये कौन थे? ये थे ग्राम भोजक, जो गांव क्या होते थे? ग्राम प्रधान होते थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वतंत्र कृषक की। जो कृषक होते थे और अपनी पूरी तरह से स्वतंत्र होते थे, किसी के अधीन नहीं होते थे, उन्हें क्या कहते थे? गृहपति कहते थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं भूमिहीन कृषक की। भूमिहीन कृषक से आप सभी समझते हैं जिनके पास भूमि नहीं है उन्हें क्या कहते थे? कर्मकार। क्या कहते थे? कर्मकार। नेक्स्ट हम बात करते हैं संगम साहित्य। अब ये कहेंगे आप संगम साहित्य होता क्या है? तो संगम साहित्य एक प्राचीन तमिल ग्रंथ है। और तमिल कहाँ पर है आप सभी बताइए? तमिल कौन सी दिशा में पड़ता है? अभी मैंने बताया था ये हमारी दिशाएं हैं, इसे मान लीजिए ये उत्तर, ये है दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। तो तमिल कहाँ पड़ता है? तमिल पड़ता है इधर एरिया में, और ये क्या है? दक्षिण। तो तमिल कहाँ पर है? तमिल कहाँ पड़ता है? दक्षिण में। तो ये संगम साहित्य कौन सा ग्रंथ है? ये ग्रंथ है तमिल का। ओके, और इसकी जो रचना हुई थी कब हुई थी? 2300 साल पहले हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कहाँ पर हुई थी? ये मदुरई में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? मदुरई में। और वहां पर कई कवियों के एक साथ इकट्ठा होने पर फिर ये इनका संकलन हुआ था, मतलब जब ये एक साथ एक सम्मेलन में एक तरह से सभा में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और उसके बाद ही इन्होंने इस ग्रंथ की रचना की थी, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं संगम साहित्य। अब हमने ये पढ़ा कि उत्तरी क्षेत्र में लोग जो रहते थे उनके नाम क्या हैं, और हमने क्या पढ़ा है? संगम साहित्य, जिनमें कई प्रकार से आप रचनाएं देखते हैं, कई प्रकार से यहाँ पे विशेषताएं देखते हैं, कई प्रकार से आपकी यहाँ पे बातें लिखी गई हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है मथुरा। क्या नाम है?
मथुरा। आप सभी जानते होंगे, आप सभी गए होंगे। मथुरा कहाँ पर स्थित है? मथुरा दिल्ली के साइड में स्थित है, दिल्ली के पास में स्थित है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे मथुरा के बारे में इंटरेस्टिंग बातों को जानेंगे, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या यहाँ पे प्रसिद्ध चीजें हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो जो मथुरा है वो 2500 से भी ज्यादा समय से एक महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है। कब से बना हुआ है? 2500 साल से भी ज्यादा समय से एक महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है। और दूसरी बात हम करते हैं कि ये व्यापार और यातायात के रास्तों में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? व्यापार और यातायात के रास्तों में स्थित है, और ये दोनों भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 2000 साल पहले ये कुषाणों की राजधानी भी रहा था। कुषाण क्या है? कुषाण एक वंश का नाम है जिसकी राजधानी भी रहा था। और ये मूर्ति कला के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पे अलग अलग तरह की मूर्तियां बनाई जाती है। नेक्स्ट हम क्या बात करते हैं? मथुरा का नाम लेते ही हम किसको याद करते हैं? श्री कृष्ण जी को। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि मथुरा किसके लिए प्रसिद्ध है? मथुरा श्री कृष्ण जी के लिए प्रसिद्ध है, यानी कृष्ण भक्ति के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर बौद्ध और जैन मंदिर भी पाए जाते हैं। मतलब यहाँ पर क्या क्या चीजें प्रसिद्ध है? कृष्ण भक्ति, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इन तीनों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये था मथुरा के बारे में। क्या क्या हमने जाना? कब से कितने समय से ये महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है, यहाँ पे कौन कौन से मार्ग पाए जाते हैं, कौन कौन से मार्गों पर स्थित है, और किसकी राजधानी रही थी, किसके लिए प्रसिद्ध है, और कौन कौन से यहाँ पे भक्ति होती है। तो अब पढ़ते हैं हम इसके आगे के टॉपिक के बारे में। तब तक आप इन सभी चीजों को, इन सभी टॉपिक्स को नोट करते रहिए और समझते रहिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं अलिका मेरु के बारे में। अलिका मेरु क्या है? अलिका मेरु एक पत्तन है। अब आप ये पूछेंगे ये पत्तन क्या होता है? पत्तन एक बंदरगाह को कह सकते हैं जहाँ पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड कार्य चलते हैं, जहाँ पे बड़े बड़े जहाज अपने सामान को उतारते हैं, उस जगह को क्या कहते हैं? उस जगह को पत्तन कहते हैं। और ये कहाँ पर है? ये है पुदुचेरी में। कहाँ पर है ये? पुदुचेरी में। नेक्स्ट हम बात करते हैं मुवेनदार। मुवेनदार का मतलब क्या होता है? मुवेनदार तमिल शब्द है, एक तमिल भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है तीन मुखिया। क्या मतलब होता है? तीन मुखिया। और हमारे दक्षिण में कौन सा देश कौन सा राज्य पड़ता है? तमिलनाडु का आपने सुना होगा। तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है। और कहाँ पर ये पड़ता है? साउथ में। और साउथ को क्या कहते हैं? दक्षिण। तो यहाँ पे जो तीन मुखिया हैं उनमें प्रसिद्ध नाम है, एक है चोल, चेर और पांडे। ये जो चोल, चेर, पांडे हैं ये दक्षिणी शासक माने जाते हैं। दक्षिण के सबसे शक्तिशाली शासक माने जाते हैं जो आज से 2300 साल पहले हुआ करते थे। ओके, अब हम बात करते हैं कि ये जो शासक थे चोल, चेर, पांडे काफी अच्छे थे। अब हम बात करते हैं कि इन प्रभावशाली, इन शक्तिशाली शासकों के बाद जो वंश आया था उनके बाद कौन एक प्रभावशाली वंश था? तो इनके 200 साल बाद एक नया शासन हुआ था जिसका नाम था सातवाहन। एक न्यू शासक थे ये सातवाहन शासक, जिनमें इनके जो शासक का नाम है, जो इनके राजा का नाम है, उनका नाम है गौतमीपुत्र श्री शतकर्णी। क्या नाम था? गौतमीपुत्र श्री शतकर्णी। और इनका जो उल्लेख है ये इनकी माता ने किया था। आप इनकी माता का नाम जानते ही होंगे, गौतमीपुत्र शतकर्णी, यानी इनकी माता का नाम क्या है? गौतमी। ओके, और इन्होंने ही इनको एक उपाधि दी थी जिन्हें कहते हैं दक्षिणापद। क्या कहते हैं? दक्षिणापद। इन्होंने ये कहा था कि ये जो सातवाहन के राजा हैं, ये जो गौतमीपुत्र श्री शतकर्णी हैं, ये दक्षिणापद के स्वामी हैं। क्या है? दक्षिणापद के स्वामी हैं। और दक्षिणापद का मतलब क्या होता है? दक्षिणापद का मतलब होता है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। ओके, सो स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा? अलिका मेरु के बारे में पढ़ा, और मुवेनदार के बारे में पढ़ा, सातवाहन शासकों के बारे में पढ़ा, और हमने इससे रिलेटेड कई सारी बातें पढ़ी। ये हमने पढ़ा था आज के टॉपिक के बारे में जिसका नाम था गांव, शहर और व्यापार। और अब हम बात करेंगे अपने आने वाले नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। तो अब हमारे जो चैप्टर है, जो हमारी इतिहास है, उसमें से 2 चैप्टर और बचे हैं। उसके बाद हमारा पूरा सिलेबस फिनिश हो चुका है। उसके बाद हम एक न्यू सिलेबस, न्यू चैप्टर, न्यू सब्जेक्ट दोबारा से स्टार्ट करेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। सो जैसा कि आप सभी जानते हैं आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, सो यू हैव टू मोर फोकस अबाउट इट बिकॉज यू हैव टू क्रैक योर एग्जाम विद द बेस्ट मार्क्स। सो पढ़ते रहिए और नोट्स को बनाते रहिए और इसको रिवाइज करते रहिए। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई आपको डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, सो मिलते हैं आप अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए
लेसन के साथ। टिल देन सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर ऑल्सो।